An amount of perquisite is treated as received by the employee if it is paid dash to him, applied on behalf of the him to any other person on behalf of him. Yeah, all of these. तो आई थिंक ये रिसिट की डेफिनेशन पूछ रहा है, या तो उसको मिली है या उसकी बिहाफ पे किसी को मिली है, अप्लाइड ऑन हिज बिहाफ, अच्छा किसी और के जरिए इसको मिली है या किसी और के बिहाफ पे किसी और, इसके बिहाफ पे किसी और को मिल गई है, या ऑल ऑफ दीज। क्या होना चाहिए इसका 16 का? जल्दी जल्दी। एक तो ए और सी पक्का लग रहा है, तो डी पक्का है। क्या होना चाहिए इसका? डी। उसके बाद इंटरनेट अलाउंसेस फॉर द ऑफिशियल परफॉर्मेंस, internal allowance for the official performance received by the employee dash is exempt taxable 50% exempt और ये 80% exempt के taxable। इंटरनेट अलाउंस मिल रहा है ऑफिस परफॉर्मेंस के लिए मिल रहा है, अगर तो एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है उस पर। ये एग्जाम्प्ट गुड, सही है। फिर लिखा हुआ है एन ऑप्शन अवेलेबल टू द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी शैल बी एक्सरसाइज्ड इन रिटन, received in arrear for the current year, for be received in arrears next year, none of these। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? पर्सनल क्या करेंगे इसके लिए? करंट ईयर में भी पक्का नहीं है, बट मे भी। कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो दिया अपना अपना अर्चना? बी। बी। बी बोल रहे हो यार? देखो बी शायद नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला था ऑप्शन अवेलेबल टू द एम्प्लॉय। एक ऑप्शन दिया गया है, सैलरी टैक्स होती है रिसिट बेसिस पे, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या था कि ऑप्शन आपके पास है सेक्शन नंबर 12 का पार्ट नंबर 4 के आप एरियर्स में भी करवा सकते हो, लेकिन आपको क्या देना, रिटर्न में देना आपको एप्लीकेशन। ये पढ़ा था हम लोगों ने, तो इसका ऑप्शन है ए सही। हम फिर भी देख लेते हैं 18 का क्या है, 18 का ए डन है। 19 पे आते हैं, पढ़ के आंसर बताओ जल्दी से मुझे। अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या बोल रहे हो सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बी। Utility provided by the employee to is entitled to tax under the head income for other sources, B। हाँ बी। देखो यूटिलिटी प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर, यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आप एक इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर बने, आपको क्या कर दिया गया, आपको एक घर दे दिया गया, घर के अंदर बिजली का बिल आ रहा है, सोता सरफ वगैरह, उन्होंने बोला कि सारे पैसे जो होंगे वो हम भरेंगे, एम्प्लॉयर भरेगा आपका। लेकिन जो पैसे भरेगा, लाइट से खर्चा आया, लाइट से कोई 15,000 का, तो ये 15,000 खर्चा कर जाएगा, आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, मीन्स टैक्स के लिए सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो ये इनकम अदर सोर्सेज नहीं होगा, ये आई थिंक इनकम फ्रॉम सैलरी होना चाहिए अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो। 19 का देख लेता हूँ मैं, 19 का ए।
वो 20 पे मैं नजर पड़ गई तो 20 कटी है वैसे भी। ग्रॉस सैलरी किस पे होती है, बेसिक सैलरी होती है, उसमें पैकेज होती है, सब चीजें होती है। ठीक है ना, अर्चना क्लियर है वाली बात? आपकी आवाज रुक रही है भाई। भाई भाई, नहीं वो मैं माइक बंद करूँ इसलिए रुक रही है आवाज। अब देखो साइड आ रही है ना बस। अच्छा, where when the employee charge a rate interest rate, where employee charge an interest rate, employer charge sorry, employer charge करता है क्या चीज, इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, then the benchmark rate, then nothing shall be included in the salary income of the employee, higher lower equal or both of C। बोल रहा है अगर एम्प्लॉयर जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करे अदर देन बेंचमार्क रेट, तो कब वो होगा सीन के नथिंग विल बी इंक्लूडेड, कोई भी चीज इंक्लूड नहीं की जाएगी सैलरी के अंदर। अगर एम्प्लॉयर चार्ज करे रेट, रेट चार्ज करे बिलो द बेंचमार्क रेट, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल बेंचमार्क रेट कितना है, नहीं ज्यादा सॉरी सॉरी, हायर 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 हायर, अगर बेंचमार्क रेट 10% है, अगर एम्प्लॉयर चार्ज करता है 12%, तो जो अमाउंट है इजाफी 2% का वो कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन आपका रेट चल रहा है बेंचमार्क का 10% का, आपको एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है 8%, 7 कर लो चलो इसको, 7%, तो बीच का जो अमाउंट है 3% का, तो वो जाएगा कहाँ पे, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। तो वो कब होगा, जब नथिंग वी शैल बी इंक्लूडेड, कोई भी इंक्लूड नहीं हो तो कब होगी वो, जब रेट क्या हो, हायर हो। 21 का क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, है ना, या ना? भाई बोल रहा है कि अब जब एक तो हायर वाला सीन है कि अब हायर हो तो नहीं जाना चाहिए, और अगर इक्वल होगा, 10 यहाँ मिल रहा है, एम्प्लॉयर भी 10 दे रहा है, बेंचमार्क रेट भी 10% है, और एम्प्लॉयर भी हमें किस पे दे रहा है, बेंच 10% पे, तो भी अमाउंट कोई नहीं आएगा, तो ए और सी दोनों क्या हो जाएंगे ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, हायर भी इक्वल भी। अंडर द एम्प्लॉयर शेयर स्कीम, shares shall be issued to the dash of the company, shares can only be issued to the employees, डायरेक्टर, शेयर होल्डर या चीफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव 22 का क्या आते हैं, तो किसको मिलते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम के, जब एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय को मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। राइट और ऑप्शन गिवन टू द एम्प्लॉय इज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, इज चार्जेबल टू टैक्स एज अ बिजनेस इनकम, नॉट इज चार्जेबल टू टैक्स एज अ प्रॉपर्टी इनकम, या नन ऑफ दीज। राइट और ऑप्शन क्या होते हैं, ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ऑलवेज का तो नहीं पता मुझे, आई थिंक ऑलवेज वाला सीन तो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकता है वो, और पैसे दे के भी कर सकता है, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। चाइल्ड टैक्स इनका इनका नहीं भाई है। 23 का एक ऑप्शन मिस है इसमें, ऑलवेज ओनली लिखा हुआ था, बट 23 का देख लेना, 23 का क्या बोल रहा है, 23 का डी बोल रहा है ये, तो डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, पैसे दे के भी हो सकता है। An employee shall be a person who is engaged in employment, business, trading और all of these। एम्प्लॉय कौन सा होता है, जो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए काम कर रहा हो, तो ए ऑप्शन। 25 का, if an insurance premium of an employee paid by the employer, then it should be included in the dash income of the cell income, business salary or property। कोई भी परचेज, मतलब कोई भी अमाउंट है जो लाइबिलिटी थी, ऑब्लिगेशन थी किसकी, एम्प्लॉय की, पे कर दी एम्प्लॉयर ने, या ऑब्लिगेशन थी किसी और की, पे कर दी एम्प्लॉयर ने, तो क्या कहलाएगा, सैलरी के हेड में जाएगा, वो परचेज के अंदर आ रहा था। फिर इन केस ऑफ सेल्फ हायरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, कौन सा सीन आ गया इसमें,
सेल्फ हायरिंग में डाल दी यहाँ पे। इन केस ऑफ सेल्फ हायरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, it has dash effects under the head under the law on the income of recipient 1 2 3 4 और no। क्या सेल्फ हायरिंग में सीन ये था कि क्या बोलना चाह रहा है, इन केस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग द इफेक्ट ऑफ लॉ अंडर द रेसिपेंट कौन होता है? पैसा लेने वाला देने वाला। हाँ भाई, देने वाला पैसा, पैसा लेने वाला ना। रेसिपेंट होता है, ठीक है। लेने वाला रेसिपेंट अगर है लेने वाला, तो उसके लिए दो पॉइंट थी, उसपे फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल हायर वाली बात जो होगी वो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, लेने वाले के ऊपर। और ये सीन था कि फेयर मार्केट, एक सीन तो याद आ रहा है मुझे, दूसरा याद नहीं आ रहा। In case of self-hiring of property, it has effect under the law recipient fair market value higher of होगी, वाला कंडीशन यूज नहीं होगी। और क्या चीज था, और याद आ रहा है, 2 3 भी लिखे हुए इसमें। 26 ऑप्शन है क्या सर? 26 का ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन क्या है मेरे पास? 2 2। दूसरा याद नहीं आ रहा, पहला तो याद आ गया मुझे, सेकंड याद नहीं आ रहा। चलो वो देखते हैं। इन केस ऑफ गोल्डन हैंडशेक, द एम्प्लॉय हैज ऑप्शन टू ऑफर द अमाउंट ऑफ द गोल्डन हैंडशेक एज अ सेपरेट ब्लॉक अंडर द एनटीआर, एफटीआर, इनकम फ्रॉम बिजनेस और ऑल ऑफ दीज। तो ये सेपरेट ब्लॉक गोल्डन हैंडशेक क्या होता है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होती है, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन होता है कि क्या कर दे वो उसको सेपरेट ब्लॉक की तरह ट्रीट कर ले। याद है यार, ऑप्शन हमें किया था हम लोगों ने सॉल्व। फिर द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू is empowered to tax on the salary income of the employee of a private limited company on the basis whereas the reason to believe that the income has been deferred। अच्छा, हमने ये बात भी पढ़ी थी। प्राइवेट कंपनी की बात कौन सी सेक्शन में लिखी थी? सेक्शन आई थिंक 110 में लिखी थी। आई थिंक 110 कौन सा सेक्शन था? नहीं, इसमें नहीं लिखी थी, 110 नहीं था। ये बात हम लोगों ने कौन से सेक्शन में पढ़ी थी? ये सेक्शन में पूछ सकता है। सेक्शन 110 प्राइवेट एम्प्लॉय वाली बात। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, 110 में पढ़ी थी। सेक्शन 110 में पढ़ी थी, इसमें लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे 110 के अंदर। तो प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय, उसके बाद भी ऑप्शन है क्या कर दे वो सैलरी को अक्रूवल बेस पे टैक्स कर दे। तो ऑप्शन क्या है इसका? बी सही है। फिर यार सैलरीड पर्सन इनकम इज टैक्सेबल एट 0% इफ द इनकम इज और लेस देन इक्वल और लेस देन 1 मिलियन, 3.5 मिलियन, वो 3,50,000, 4 लाख और 5 लाख। अ सैलरीड पर्सन कितने पे 0% टैक्स लगेगा उसकी? 6 लाख थी ना इसमें, वो हम्म है नहीं, मतलब वो 6 लाख थी ना। हम्म ये 6 लाख से अब होती तो फिर टैक्स लगता 0% टैक्स, मतलब कि इसमें हम 5 लगा सकते हैं। नहीं है, 5 लगा नहीं सकते, ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक सेकंड का बस मुझे टाइम दो आप। इनकम टैक्स
यार ये रेट्स जो है ना चेंज हो गए। अब रेट्स क्या दे दिए उन्होंने, 4 लाख रुपए दे दिए नए वाले ऑर्डिनेंस के हिसाब से ना। तो 4 लाख तक की इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। अच्छा ये रेट बिल्कुल चेंज कर दिए। अभी बोला 4 लाख तक की इनकम क्या है, एग्जाम कर दी गई है। 4 लाख से लेके 8 लाख तक की इनकम जो होगी उस पर सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये टैक्स होगा। फिर 8 लाख से लेके 12 लाख तक की इनकम पे 2,000 का टैक्स होगा। किसके लिए, सैलरीड वाले के लिए, नॉन सैलरीड वाले के लिए। रेट इम्पोज द टैक्स इनकम नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल विद पेयर ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह। ये सैलरीड वाली बात लिखी हुई है, नॉन सैलरीड वाली बात लिखी हुई है। ये सैलरीड नॉन सैलरीड पता कैसे चलेगा, सैलरीड वाले का टैक्स जो होता है कम होता है थोड़ा सा। ये नॉन सैलरीड वाले का, सैलरीड वाले का 4 लाख था और सैलरीड वाले का 6 लाख था एग्जाम्पल। हाँ तो ये भी 4 लाख रुपए, मतलब इसके भी 4 लाख रुपए ही है एग्जाम्पशन। तो लिमिट 6 लाख से कहाँ पे आ गई, 4 लाख पे आ गई है। अच्छा सैलरीड वाले का जो पता क्या चलेगा, लेट से कहीं लिखा हुआ नहीं है कौन सा सैलरीड का है कौन सा सस्ता है। तो मैंने जो 2-3 दफा ऑर्डिनेंस पढ़ा हुआ है ना, रेट्स वगैरह का चार्ट पढ़ा हुआ है, तो उसमें ऐसा क्या सैलरीड वाले का रेट ना कम होता है। आखिरी वाला अमाउंट देख लो जरा, जैसे 8 लाख पे कितना है, 25% है। और वहाँ पाँच अपना 50 लाख वाले पे कितना है, 29% है। तो वहाँ का टैक्स ज्यादा होता है, जो इनकम बिजनेस वगैरह सब कमा रहे होते हैं ना, उनका टैक्स रेट ज्यादा होता है थोड़ा सा। तो 4 लाख वाला इनकम सही है हमारी बात। तो ये अच्छा हुआ मैं देख लिया, मुझे इस पर डाउट लग। मतलब क्या 4 लाख तक एग्जाम्पल है? हाँ 4 लाख तक से है ना। वो 6 लाख वाली बात मुझे डाउट में आ रही थी, मैंने कहा इसमें इतने, क्योंकि ये ना बहुत फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, ये बहुत पुराने। तो मैंने कहा इन्होंने 4 लाख 6 लाख वाली बात लिखी नहीं, तो मतलब कोई ना कोई हो सकता है, हमने पुराना रेट पढ़ा हुआ है। फिर लिखा कमीशन पेड बाय अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ देश सच डायरेक्टर, सैलरी इनकम, कमीशन इनकम, प्रॉपर्टी इनकम और ऑल ऑफ दीज। कमीशन दे रहा है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय तो है ना, सैलरी इनकम। उसके बाद एनी अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर हैज बीन वेव्ड बाय द एम्प्लॉयर इज इन द हैंड्स ऑफ नॉट टैक्सेबल 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 टैक्सेबल, आई थिंक सो। पक्की बात है ना, अभी हमने बोला भी ये बात। Any salary received by the employee in a tax year other than the salary it that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax under the head salary, pay, income or all of these। सैलरी को पे भी बोलते हैं, इनकम भी बोलते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस के अंदर सैलरी का नाम यूज हुआ है, पे कहीं भी यूज नहीं हुआ, इनकम यूज नहीं हुआ, तो सैलरी। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑन capital or revenue nature, including any pay, wages, remuneration, pay, leave encashment, leave pay, payment in lieu of salary, overtime, bonus, commission, fee, gratuity, other working supplement, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ एनी परचेज वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, अलाउ दिया बस है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग परचेज, हाँ क्या होना चाहिए इसका, अलाउ दिया बस तो नहीं है क्योंकि ये ये कौन डिफरेंट लगाएगा इसको? डायरेक्शन से डेफिनेशन, डी, डिफरेंट डायरेक्शन से इसकी डेफिनेशन दी गई है। हाँ तो डी आ जाएगा ना। हमें डी आएगा नहीं आएगा, मैं तो डी सोच रहा हूँ। हाँ डी आएगा, डी आएगा। वो लेकिन ये कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सिस्टेंस, लैंड, यूटिलिटीज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस सब था इसके अंदर। फिर लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय दैट पेड और reimbursed by the employer other than the expenditure incurred on the behalf of the employee in performance of the employee's duty of the employment under that income। अच्छा भाई कहाँ जाएगा, सेल इनकम, सैलरी, टैक्स और ऑल। भाई एम्प्लॉय को कोई पैसे मिल रहे हैं एक्सपेंडिचर के, उसके ऑफिस ड्यूटी के अलावा, तो पैसे कहाँ जाएंगे, सैलरी के हेड में ऐड होने चाहिए वो। लेकिन अगर सैलरी के लिए मिल रहे हैं, ऑफिस पर्पज के लिए मिल रहे हैं, लेट्स से जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है shall not include any allowance solely expended in the performance of the employee's duty, तो काट देते हैं उसको। फिर सैलरी कैन बी अमाउंट
of any profit in lieu or in addition to salary waived or wages including any amount received. क्या बोलना चाह रहा है? As consideration of a person's agreement to enter into employment relationship, ठीक है. As consideration for the employee agreement to any condition of employment or any charges, any changes to the employee's condition of the employment. Only one, only two, only one or two, or none of these. Agreement, internship, employment relationship वाली बात थी. Amount. यार इसका ना दोनों हो सकते हैं, तो उसका बोथ सी 35 का देख लो फिर भी. 35 का सी, 35 का सी. फिर है 36 का anywhere any employer agrees to pay the tax chargeable on or any employee's salary, the amount employee's income chargeable under the head dash gross up by the 36 का क्या होना चाहिए? सैलरी होना चाहिए. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात कर रहा है. No deduction shall be allowed for any expenditure incurred by the employee in deriving income or chargeable to tax under the head income from salary के अगेंस्ट कोई डिडक्शन अलाउ नहीं की हुई है. मैं फॉर द इनकम. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप मैंने बताया था, वो कौन सा था? बाय द एम्प्लॉई, बाय द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर, एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर और थर्ड पार्टी, बाय अ पास ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर और टू द एम्प्लॉय और टू एन एसोसिएट एम्प्लॉयर. ऑल ऑफ दीज आना चाहिए इसमें. 38 का डी, 38 का डी. ठीक है भाई. यार ये मैंने यहाँ बात पढ़ी थी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली. ये शायद मैंने आप लोगों के साथ भी डिस्कस की थी, तो पढ़ी हो मैंने. 39 का an employee who received an amount on as compensation for a loss of employment in a tax year may by notice in written to the commissioner elect for the amount to be taxed at the average rate on taxable income for the 3 days tax year. Employee who received an amount compensation loss of employment, loss compensation for the loss of employment. अच्छा, 3 सालों के लिए कौन सा एवरेज टैक्स यूज करेगा वो? करंट वाला, फॉलोइंग वाला, प्रीसीडिंग वाला, टैक्स ये नन ऑफ दीज वाला. हाँ भाई. एवरेज निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे? प्रीसीडिंग वाला, फॉलोइंग वाला. फॉलोइंग वाला आगे वाला. आगे वाला तो रेट पता नहीं, कभी रेट चेंज हो सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा. प्रीसीडिंग पता नहीं. करंट, आज के 3 रेट कैसे निकालोगे? कभी भी नहीं होंगे. करंट वाला नहीं बाबा, ना बाबा ना. लास्ट प्रीसीडिंग 3 इयर्स की बात कर रहा होता है. करंट का मतलब ये है, करंट का मतलब ये होता है कि अगर 2020 में आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो 2020, 2019, 2018 और प्रीसीडिंग तो मतलब पुराने वाले. अगर मुझे भी याद नहीं आ रहा सही सही तरीके से तो मैं भी देख लूँ. मैं भी इतना जीनियस नहीं हूँ इसमें. लास्ट 3 इयर्स टैक्सेबल, लास्ट 3 इयर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है भाई ये सबको? लास्ट 3 इयर्स मतलब ये इंक्लूड नहीं कर रहा है इसमें. मीन्स करंट की बात नहीं कर रहा, वो लास्ट उसने बोला हुआ टैक्स, तो लास्ट प्रीसीडिंग वाली बात है. देख लो भाई, लोगों को पकड़ लो. 39 का बी. आफ्टरवर्ड्स 40 भी क्या लिखा हुआ है? an election under the income tax ordinance shall be made by the due date for the furnishing implies return of the income or the employee certificate as may be specified in the for a tax year and with the amount received from such letter date वगैरह. पता नहीं क्या है इसका ऑप्शन, देख लेते हैं आंसर. 40 का क्या है? सी है. 40 का सी है, पढ़ते हैं. An election under the income tax ordinance shall be made by the due date for the furnishing the employee's return
or of income and the employer certificate as may be for a tax year in which the amount was received or by such later date dash as the dash allow करे कौन कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू क्या करेगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अलाउ करेगा तो ये बात आगे बढ़ेगी। फिर है हमारे पास 41 फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ एम्प्लॉय ऑफ टैक्स ईयर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी परक्विजिट्स वगैरह 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 कौन से टैक्स में आती है सेक्शन नंबर 12 में आती है 32-22 तो है ही नहीं। मोटर व्हीकल मिले 5% टैक्स की बात कर रहा है तो कौन सी बात कर रहा होगा 5% में प्राइवेट भी और ऑफिशियल भी 5% टैक्स का लगेगा ऑफिशियल प्राइवेट दोनों में लग रहा होगा। फिर डोमेस्टिक वाली बात कर रहा है गार्डनर मिल रहा सब चीजें मिल रही हैं इंक्लूड किया जाएगा सैलरी के अंदर सर्विस सैलरी या रिकॉर्ड या नॉन ऑफ दीस 43 का क्या बोल रहा है भाई। तो जब ये गार्डनर सबकी असिस्टेंट मिल रही है तो कहाँ मिलेगा सैलरी में जाएगा। फिर बोल रहा है कि वेयर इन टैक्स या डैश आर प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय द चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉय अंडर दैट सैलरी for the tax year shall include the fair market value of the rent utility provided as reduce any payment made by the employee। क्या बोल रहा है where in a tax year are provided in a tax year dash are provided to an employer the amount chargeable to tax to the employee under the head salary the shall for tax year shall include the fair market value of the utilities provided as reduced by any payment made by the employee for the utilities। क्या बोल रहा है 44 का सी बोल रहा है सी लगा देंगे यूटिलिटीज की बात कर रहा है कि अगर यूटिलिटीज का ये चिंता ना कि अगर कोई एम्प्लॉय पे कर रहा है अगर पैसे तो बकाया जो लेट से 10,000 बन रहे हैं अगर 10,000 में से अगर 3,000 एम्प्लॉय ने पे कर दी तो बाकी 7,000 क्या करोगे टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बना दोगे ये बोलना चाह रहा है। Where a loan is made on first day of July 2002 by an employer to an employee, such loan shall not be less than from the dash rate। बेंचमार्क रेट कौन सा था 45% वाला था ना वो सॉरी 10% वाला था ना तो 10% 10 था। The amount chargeable to tax the employee under the head income from salary recording loan from the employer during the tax year shall be the amount of the amount computed on the benchmark where no profit on the loan is payable by the employee। The difference between the amount of loan paid by the employee in that year and the amount of loan compared to benchmark rate both A and B or none of these। The amount both वाली बात बोलते हैं तो पढ़ना पड़ता दोबारा। The profit on loan computed on the benchmark rate where no profit on loan is payable by the employee। मुझे नहीं पता। The profit कौन सा अमाउंट क्या होगा ऐड होगा प्रॉफिट ऑफ लोन ठीक है प्रॉफिट ऑफ लोन कम्प्यूटर बेंचमार्क रेट वेयर द नो प्रॉफिट ऑन लोन इज पेबल बाय द एम्प्लॉय। अच्छा बेनिफिट नहीं है प्रॉफिट नहीं तो सही है द वेयर बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ लोन एंड दोनों होंगे क्या 46 का सी टिक कर दो। Where a motor vehicle is available to the more than one employee for tax year, the chargeable to tax under the heading the salary this employee for the tax year for tax year shall be the amount determined divided by the days of the employee permitted to use the vehicle number owner authority all। Where a motor vehicle is available to the more than one employee for tax year ठीक है tax year में एक से ज़्यादा के लिए शामिल है। The amount determined divided by the number of employee, owner of the employee, authority of the employee, number of the employee होगा क्योंकि owner तो कंपनी है। 47 का ए। फिर 48 का ये लिखा हुआ है the tax year in a tax year an obligation of the employee to pay or repay while the owing of the employee to the employee is waived by the employer। employer waive कर रहा है तो क्या होना चाहिए इसका सैलरी इनकम में जाना चाहिए
49 का where in a tax year the property is transferred or services as not provided by the employer to the reduced rate वाली बात होनी चाहिए इसमें, तो tax salary shall be included in the where in a tax year property is transferred or service are provided by the employer to an employee, the amount chargeable to tax to the employee under head income of salary included in the dash fair market value, rent, sales value, purchase value, all the property is determined at the value transferred to the property as a reduced by the employee. फेयर मार्केट वैल्यू आनी चाहिए शायद 49 का ए 49 का ए फेयर मार्केट वैल्यू। क्या आप कंपेयर कैसे करोगे अपने एक्साइज प्राइस आपसे लिए कुछ कितने की अमाउंट आपने लेट से 100 की लिए, फेयर मार्केट चल रही थी कितने की 130 की, तो डिफरेंस होगा आप किसमें से कंपेयर करोगे, तो 130 से कंपेयर कर रहे हो, ये मैंने 130 बोला। उसके बाद वेयर इन अ टैक्सी एन एम्प्लॉय इज इशूड अंडर शेयर्स अंडर द हेड अंडर द एम्प्लॉय शेयर स्कीम, कितने बाकी हैं? ये बाकी कल करें, मेरा गला कुछ होता है बिल्कुल।